So hey guys, welcome back to the channel. I welcome you all on this incredible platform of the Calliope study. In this video, we're going to start the syllabus of class 10th biology, which is structural organization in animals, which is very important chapter for the students of boards as well as for the students of NEET, क्योंकि NEET में हमारे पास इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन और बोर्ड्स में तो मतलब क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो फिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे चैप्टर को कंप्लीट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, डिकोड करेंगे और हमारे कुछ क्विक नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बेसिकली ऊपर की कुछ ये 2-3 लाइंस मैंने लिख के लाई हैं, बाकी सब हम लिख के ही साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी या फिर पैटर्न ऑफ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी सिमेट्री कैसे होती है, सब क्लासीफाई करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब बेसिकली उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, स्पेशलिटी ऑफ एनिमल्स इससे हम बता सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास किसी चीज़ की स्पेशलिटी हमारे बतानी है, हमारे पास जो बुक्स हैं हमें उनकी स्पेशलिटी बतानी है, तो उनका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के हैं, कलर्स क्या हैं वो वेरी करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे कुछ स्पेशलिटी होती हैं बुक्स की। तो हमारे पास ऐसे स्पेशलिटी होती है एनिमल्स की भी। एनिमल्स की स्पेशलिटी में बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज कौन कौन सी स्पेशलिटी होती हैं, हम पूरा चैप्टर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पॉइंट ऑफ नीट परस्पेक्टिव एज वेल एज बोर्ड्स परस्पेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा जो स्पेशलिटी ऑफ एनिमल्स होती है वो होती है हेट्रोट्रॉप्स। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मतलब क्या होता है, दे डिपेंड अदर्स फॉर फूड। अब जैसे हमारा फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वहाँ पे एक प्लांट की लीव होती है, उस पे सनलाइट पड़ती है और इससे आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरों पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम खुद एग्जांपल हो जाएंगे। फिर ये यूकैरियोटिक मतलब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इनके पास एकदम डेंस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें कि परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल जो कि कैरी करता है। फिर होता है हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जैसे कि हमारा एनिमल हो जाएगा हमारा बेसिकली हम खुद भी एग्जांपल हो जाएंगे, कोई भी एनिमल, आप डॉग, कैट या फिर माउस, कुछ भी आप एनिमल ले लो, वो सारे आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मल्टी सेल्यूलर मतलब हैविंग मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होना मल्टी सेल्युलरिटी को डिनोट करता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन उसमें भी जो स्पेशल कैटेगरी होती है जैसे कि सेपरोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो हम लोग यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को एक हमारे ऑर्गेनिज्म ने इनगल्फ कर लिया। अगर आप अब इसको कोई इनगल्फ करेगा, बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म जो हमारा इसको इनगल्फ कर रहा है, तो ये इनसाइड द बॉडी उसका डाइजेशन होगा, ये नहीं कि बाहर इसको ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और आउटसाइड द बॉडी इसका डाइजेशन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारा ये छोटा ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, ये इसको इनगल्फ करेगा, फिर इनसाइड द बॉडी उसका डाइजेशन होगा। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस, मतलब अपने जैसे ही सिमिलर यंग वंस को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि एनिमल्स हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर
हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं। तो मूवमेंट बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है कि एक जगह स्टेबल होके कोई भी मूवमेंट करना, उसी को लोकोमोशन कहते हैं। एनिमल्स में हमारी ग्रोथ होता है, मतलब अगर आप अपना ही एग्जांपल हो, चाइल्डहुड में आपका स्टेज कुछ छोटा सा रहा होगा, फिर आप ग्रो करके फिर बड़े हो गए होगे, ठीक है, फिर उससे बड़े। तो ऐसे कुछ स्टेजेस होती हैं आपकी, जैसे चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ऐसे ऐसे करके आप ग्रो करते हो। तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ की फेज़ दिखती है, मतलब वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक ग्रो करते हैं। फिर अब हमने छोटी क्लास में ही पढ़ रखा है कि सेल्स हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ जब हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जब हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके बनने से हमारी बनती है बॉडी। कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हमारा इसी की वजह से होता है, ठीक है। अब सेल्स जो हमारे होते हैं, बेसिकली जो हमारे पहले बहुत साल पहले हमारे पहले सिंगुलर सेल ही प्रेजेंट था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली वो सब नहीं पढ़ना है। सेल्स हमारे एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है टिश्यू। टिश्यू जब एक साथ कंबाइन करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो वो बना लेते हैं एक ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन्स जुड़ के बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बनने से टोटल हमारी कंप्लीट हो जाती है बॉडी। आगे बढ़ते हैं हम, तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इस स्टेज का। तो हमारा जो सेल्यूलर स्टेज है, सेल्यूलर स्टेज का हमारा एग्जांपल हो जाएगा हमारा अमीबा। ठीक है। और टिश्यूज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती है, बेसिक सा एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। और सिंगल ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होती है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे, या तो वो होंगे यूनिसेलुलर या तो होंगे मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल, यूनी मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल, बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी यानी कि मल्टीपल, सेल्यूलर यानी कि सेल। तो जहाँ पे मल्टीपल सेल्स फाउंड होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और क्या क्राइटेरिया होती हैं, जो हमारे यूनिसेलुलर होती हैं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या, एक ही सेल है आपका जिसको आपको सारे फंक्शंस आपके परफॉर्म करने हैं, जैसे कि उसी को डाइजेशन भी करना है, उसी को एब्जॉर्प्शन भी करना है, उसी को एसिमिलेशन भी करना है। ये सारे प्रोसेस सिंगल सेल को करने पड़ते हैं, उसी को एक्सक्रीशन भी करना है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है सिंगल सेल करता है। तो सिंगल सेल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रोसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म में अकर कर रहते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो कि एक बहुत अच्छी क्राइटेरिया है, जिसमें आपके सेल्स स्पेसिफिकली अलग अलग अरेंज होते हैं। अरेंज होके वो एक और टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू स्पेसिफिकली मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शंस करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेल है। सेल में बेसिकली क्या क्या हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इतनी चीज़ें हमें एक एग्जाम्पल में दिखती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबा। मैंने रफ डायग्राम बनाया। अमीबा का डायग्राम बेसिक सा ऐसा सा होता है कुछ, क्योंकि उसके पास स्यूडोपोडियाज होती हैं। ऐसा सा कुछ अमीबा का डायग्राम होता है। यहाँ पे उसकी स्यूडोपोडिया हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, जिससे वो फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके उसको इनसाइड द बॉडी यूटिलाइज करता है। फिर अब देखो यूनिसेलुलर में और क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्रोसेसेस आर ऑकरिंग इनसाइड अ सिंगल सेल। मतलब जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन या फिर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं वो एक सिंगल सेल में ही हो रही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कुछ सेल्स का काम अलग होता है, कुछ सेल्स का काम अलग होता है। सेल्स एक साथ जुड़ के टिश्यूज़ बनाती हैं, जो टिश्यूज़ एक जैसा फंक्शन कर रही होती हैं वो आगे चल के ऑर्गन बनाती हैं, और हर स्पेसिफिक ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक हमेशा डाइजेशन ऑफ फूड ही करता है, वहाँ से कोई भी हमारे पल्मोनरी सिस्टम को कोई अफेक्शन नहीं होता। तो हर सिस्टम का अपना अलग अलग काम होता है। अब NCERT हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। अब हम NCERT की लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। NCERT आप अपनी NCERT साथ में खोल के बैठ जाओ। सबसे पहली लाइन है, इन प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें आपने कई अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमने जैसे कि ऊपर देखा जहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो यूनिसेल्युलर प्रीसीडिंग चैप्टर में हमने ये सब पढ़ रखा है, और जाहिर सी बात है आपने वन शॉट्स देख रखे होंगे उस चैप्टर के। ठीक है, फिर ऑफ एनिमल किंगडम, हमने एनिमल किंगडम चैप्टर में सब पढ़ रखा है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि रिप्रोडक्शन, और जैसे कि हमारा बेसिक सा हमारा ग्रोथ रिप्रोडक्शन हम लोग सिमिलर लेके चलेंगे। अब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो फूड हमें मिल चुका है उसको हम ब्रेक करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वेरी करता है कौन से टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरह एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, फिर ग्रोथ भी शो करता है। इतने सारे काम हमारे एक सिंगल सेल कर रहा होता है, तो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेल्युलर बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अपने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमारी जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आप NCERT की लाइन भी पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाई ग्रुप ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं मल्टीसेल्युलर के केस में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो इस फंक्शन को करा रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स में बेसिक से क्या क्या काम करा रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अलग अलग, यहाँ पे हमारा डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे जो होंगे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होंगे, जैसे ये डाइजेशन कर रहे हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे, मान लो वो हमारे रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे वो हमारे मान लो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब मिला के जो हमारा एक सिस्टम बनता है वो हमारा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का बनता है। ठीक है, तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ तक आई गेस NCERT क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, तो NCERT की लाइन है, The body of simple organisms like Hydra is made of different types of cells and the number of cells in each type can be in 1000। जो हमारा हाइड्रा होता है, जो हमारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रा का उसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ये हमारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना होता है। इसके नंबर ऑफ सेल्स क्या आप नोट कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ
सेल्स, या हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, ठीक है। अब बात करें द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन में हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स, तो आप नंबर देखो कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, और वो भी क्या करते हैं, अलग अलग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन में, कोई एसिमिलेशन में, कोई रिप्रोडक्शन में, कोई एक्सक्रीशन में। अलग अलग हमारे जो सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब हमारा जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो इतने सारे सेल्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट होके कैसे काम कर रहे होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो जो हमारा लिंकेज, जब हम इन सब को लिंक कर देते हैं किसी सिस्टम से, जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे सारे हमारे ऑर्गन्स हैं वो किससे लिंक है, हमारे नर्वस सिस्टम से लिंक है। जब हम इनके बीच में लिंकेज कर देते हैं तो हमें हमारे सारे जो ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। जब एक साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है तब वो एक साथ मिलके काम कर पाते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performing a specific function, such an organism is called tissue। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन आपको YouTube पे मुश्किल से मिलेगी। ये वाली लाइन है NCERT की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार नीट में क्वेश्चन, बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन इतने डिटेल नहीं, लेकिन नीट में क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये हमारा एक सेल है, इसके जैसा एक और सेल है, और इसके जैसा एक और सेल है। ये हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, ठीक है। ये ग्रुप हो गया एक सेल्स का। अब देखो, अलॉन्ग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या फिर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। अब इनके जो बीच में इनका जो गैप है, इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स यानी कि कुछ फ्लूइड भरा रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये सेल्स के बीच में भरा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस। ये हमारे को इंटरसेल्यूलर, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स, एक जैसा काम करने वाले सेल्स जब एक साथ मिलते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ और एक स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सब मिलके एक ही काम, सिंगल फंक्शन, क्या कर रहे होते हैं, सिंगल फंक्शन जब एक ही काम कर रहे होते हैं तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज़। इन सेल्स को अब हम लोग क्या कहेंगे, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। इन सेल्स को नहीं, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यूज़ कहेंगे। ये समझ में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर अगर हम आगे बढ़ें इसी के साथ, हमारा जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में टॉपिक है वो है, You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic type of tissues। कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल से मतलब है वो एडवांस। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हमारे यहाँ पे हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं यानी कि एडवांस यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब मेजरली 4 ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं। 4 ही बेसिक टाइप के टिश्यूज़ हैं जिनसे मिलके हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स एनिमल का स्ट्रक्चर बनता है। अब वो 4 टिश्यू कौन कौन से हैं ये हमें जानने हैं। वैसे ऑल्दो ही हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक बेसिक से इंट्रोडक्शन से जान लेते हैं, एक बेसिक सा ऊपर से हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरस्टिशियल स्पेसेस और इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन
दैट ग्रुप इज नोन एज टिश्यूज़। ये हमारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टिश्यूज़ हमारे बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ टिश्यू होता है वो होता है हमारा इपीथीलियल। इपीथीलियल। दूसरा हमारा कनेक्टिव, फिर हमारा मस्क्यूलर, फिर हमारा न्यूरल, ठीक है। अब ये समझो, जो हमारा इपीथीलियल सेल्स होते हैं, इपीथीलियल टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हमारी कोई भी ऑर्गन है, इपीथीलियल जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी, आई गेस मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है नहीं, लेकिन उसमें ऐसे दिया रहता था, ये जो हमारे इपीथीलियल सेल्स होते हैं वो कवरिंग और लाइनिंग का काम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग, ठीक है। अब कवरिंग और लाइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ये कोई ऑर्गन है, ये आपके पास कोई ऑर्गन है, आपने क्या किया, आपने इसको ऊपर से ऐसे कोई लेयर चढ़ा दी, इसके ऑर्गन के ऊपर से कोई लेयर चढ़ा दी, ये ऑर्गन को ऊपर से आपने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑर्गन को आपने ऊपर से प्रोटेक्ट कर दिया और एक साइड से आपने अंदर से इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया, किसी लेयर से आपने अंदर से किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया। जो आपकी ऊपर वाला जो केस होगा उसको हम लोग कहेंगे कवरिंग, और जो अंदर से आपने कवर कर रखा है उसको हम लोग बोलेंगे लाइनिंग। तो किसी भी ऑर्गन के इंटरनल सरफेस पे जो भी सेल्स की लाइनिंग होती है वो हमारा करवाता है इपीथीलियल सेल्स। और कवरिंग जो हमारी ऊपर से, जैसे हमारी ऊपर स्किन ये सब हमारी जो कवरिंग करवाता है, या फिर किसी ऑर्गन के ऊपर टिप ऑफ द सरफेस, जैसे हमारा हो गया ये स्टमक, ठीक है। अब इसके जो ऊपर से कवरिंग करवाता है या फिर अंदर से कवरिंग करवाता है किसी भी ऑर्गन की, वो हमारी कौन करवाता है? इपीथीलियल सेल। आई गेस दिस इज क्लियर। तो इपीथीलियल सेल्स के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट लाइन्स और कवर्स एनी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, जो कि हमारी बॉडी को एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो हमारा है, स्केलेटल सिस्टम हमारे क्या करता है? हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी मतलब बैलेंस करने में हेल्प, बैलेंस इन द सेंस खड़े होने में हेल्प करता है। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का रोल हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिक सी कनेक्टिव सेल्स होती हैं, कुछ बोन हमारा, और ऐसे टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं कनेक्टिव टिश्यू को बिल्ड करने में। मेजर सा रोल है। अभी इस हमारी न्यू एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ इन सब का, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है? मस्क्यूलर मतलब मसल्स। ऑल्दो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे कोऑर्डिनेशन वाले, तो उसमें बेसिक सा हमें मसल के 3 टाइप्स भी पढ़ने हैं। ऊपर से समझ लेते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा जैसे स्मूथ मसल हो गया, स्मूथ मसल, ठीक है, स्पिंडल शेप का होता है, ये सब अभी आप छोड़ दो। स्मूथ मसल हो गया, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब स्मूथ मसल हमें कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी कोई भी मसल हमारा, जैसे हमारा एक एग्जांपल हो जाता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तभी तो हार्ट ब्लड पंप करता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो ये सब हमारा जो फंक्शन होता है हमारे मसल्स करवा रहे होते हैं। ऑल्दो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू। अब देखो, न्यूरॉन सबसे पहले जान लेते हैं। न्यूरल टिश्यू आई गेस आप लोगों ने क्लास 10th में तो पढ़ ही रखा है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा हो गया न्यूरॉन, कुछ ऐसा बड़ा अजीब सा है। ये हमारे हो गए इसके डेंड्राइट्स, एंड देन दिस इज the axon, this is the axon and this is nerve ending। लेबल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन या फिर सोमा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन,
इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। अब ये जो एंडिंग है नर्व की, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। अब जो हमारा, देखो फटाक से आप नोट कर लो, आप आई गेस नोट करते हुए ही चल रहे होगे। मैं एक पेज पे कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप नोट नहीं करोगे, यू शुड हैव टू नोट इट। अब जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से इंटरलिंक करके एक साथ स्पेसिफिक फंक्शन कराने को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी के केस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है। अब इससे ज़्यादा हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेते हैं। दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, kidney। मतलब ये टिश्यूज़ जो हमारे होते हैं, ये सारे जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ये सब मिल के जो हमारे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो में, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टमक, जैसे कि लंग, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी। When two or more organ perform a common function by their physical एंड और केमिकल इंटरैक्शन, जब किसी भी ऑर्गन्स, कोई स्पेसिफिक दो ऑर्गन एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं फिजिकल या फिर केमिकल इंटरैक्शन की वजह से, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया आपके पास दो ऑर्गन्स हैं, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और किसी केमिकली सिग्नल की वजह से या फिर फिजिकली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये किसकी हेल्प से हो रहा होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेटिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम की हेल्प से हो रहा होता है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ पे डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम हमारे अलग अलग स्प्लिटअप्स होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने बताया था डिवीजन ऑफ लेबर मैंने ऊपर ही समझा दिया हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर भी कर रहे होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम को एक ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म कर रहा होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 7.1 में है हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब आई गेस आप लोग साथ में रीडिंग कर रहे होंगे और मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको अपने, अगर आपको ये समझ आ रहा होगा तो आप अपनी एनसीईआरटी में साइड बाय साइड बॉर्डर पे जो लेफ़्ट साइड में जगह है या फिर अबव दी एनसीईआरटी के चैप्टर के जो जगह है वहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ये फ्लो चार्ट की तरह आपके लिए काम करेंगे। फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। जो भी हमने बेसिक टिश्यूज़ पिछली क्लासेस में यानी कि 9th में पढ़ रखे हैं, 9th में हमारा चैप्टर था ना, सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, टिश्यूज़। तो ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ये सब मिल के क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गन बना रहे होते हैं, ठीक है। विच इन टर्न एसोशिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फिर ये आगे चल के कई सारे ऑर्गन से इंटरलिंक्ड हो जाता है केमिकली या फिज़िकली इंटरैक्शन के हेल्प से। केमिकल्स यानी कि हार्मोन, फिज़िकली यानी कि हमारे फिज़िकल मतलब किसी भी कंपाउंड, मतलब कैसे भी आप इंटरैक्ट कर जा रहे हो किसी ऑर्गन की हेल्प से, तो इससे हमारा जो होता है किसी के बीच में इंटर कनेक्शन हो जाता है, किसी के बीच में इंटर कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। इससे भी हमारा एक ऑर्गन बन रहा होता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम बन रहा होता है। देखो आपके जो सेल्स थे वो ऑर्गेनाइज हुए एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, तो एक ऑर्गन बना। वो ऑर्गन फिर ऑर्गेनाइज होगा, किसी केमिकली या फिर फिज़िकली इंटरैक्ट होगा जब दूसरे ऑर्गन से, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसेंशियल फॉर मोर इफिशिएंट एंड बेटर coordinated activities of millions of cell constituting an organ। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सफिशिएंट इफ़िशिएंट है
और बेटर कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी हमें परफॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। हमारा जो हर ऑर्गन होता है बॉडी का वो एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलके बना होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेसिकली बन के बनता है। जैसे कि एग्जांपल हम हार्ट का ले लें, हार्ट। तो हार्ट हमारा 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है। कौन कौन सी? नेम देम, एक बार फटाक से नेम करो। सही है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और हमारा नर्वस या फिर न्यूरल। अब we also notice after some careful study that the complexity of organs and organ system displays certain फिर से एक बार reading. We also notice after some careful study that the complexity in organs and organ system displays certain disconcerting trends. The disconcertable trends is called evolutionary trends. जो हमारे जो disconcertable trends होते हैं उनको हम लोग evolutionary trends कहते हैं। मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, जैसे आपका कोई एक ऑर्गन है जो कि आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, कोई भी एक ऑर्गन है जो कि आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, तो इसको हमारी बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। ये ऑर्गन मान लो नहीं काम आ रहा है, हम रिमूव कर दिया, ऑर्गन नहीं काम आ रहा है, रिमूव कर दिया। तो ये हमारे एक लॉन्ग टाइम में होता है। ऐसा नहीं कि भाई आज नहीं है, मान लो मुझे मेरे थंब फिंगर का काम नहीं पड़ता तो मैंने थंब फिंगर को गायब कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप लॉन्ग टाइम में, मतलब आई गेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अगर आपकी जो जनरेशन्स आएंगी अगर उसका यूज़ ना करें तो आई गेस ये आगे चल के जा सकता है, मतलब शो नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के ट्रेंड को हम लोग इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब आगे जाके इवॉल्व होना। यू विल स्टडी द डिटेल्स इन इन क्लास 12। क्लास 12 में आपका एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट इवोल्यूशन पे रिलेटेड, पूरा आपका मैकेनिज्म इसमें शो किया जाएगा। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग। इस चैप्टर में आप मॉर्फोलॉजी, आपके पास 2 टर्म्स आए, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। आप मॉर्फोलॉजी और एनाटमी ऑफ फ्रॉग के बारे में डिस्कशन करोगे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटमी क्या होता है? फिजिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को आप ऊपर से देख के बता रहे हो, हाँ मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मेरा जो हाथ है उसमें 5 फिंगर्स हैं, मतलब टोटल 4 फिंगर, एक थंब है, और मेरे बॉडी की सिमेट्री कुछ ऐसी है, मेरा कलर कुछ ऐसा है, मेरी स्पेशलिटी कुछ ऐसी है। ऊपर से आप देख के जो बता पाते हो, ऊपर से देख के बताने वाले मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास आया एनाटमी। एनाटमी आपका MBBS का आई गेस एक सब्जेक्ट भी होता है जिसमें कि आप डाइसेक्शन करते हो। मान लो मेरे पास ये ऑर्गन है, इसको मैंने कट कर दिया पीस में, तो मेरे पास एक ऐसा सा, अगर मैं इसका ऐसे सरफेस स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा सा बनेगा जिसमें कि ऑर्गन के टिश्यूज़, सेल्स या बोन्स, जितने भी चीज़ें होंगी दिख रहे, मतलब ऑर्गन में तो बोन्स नहीं होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमको दिख रही होंगी, जितने भी नर्व्स और बाकी जितने भी इसकी सेल्युलर मैट्रिक्स या फिर सेल्युलर स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे हमको दिख रहे होंगे। तो एनाटमी हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एनाटमी। ठीक है, आई गेस दिस मच इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। तो वेट, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी एंड आई एम नॉट
like those creators who used to make video instead of solving the doubts, they used to create the content. वैसे moreover the teachers on YouTube are very good. चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। फ्रॉग हमारा मेन कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर, जो आपको एक्सटर्नली मतलब ऊपर से जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इन केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइज मीनिंग ओनली दिस। अगर हम माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है, ठीक है। द टर्म मॉर्फोलॉजी ओके In case of animal, this refers to the external appearance of organ or parts of body. लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी ऑर्गन का अपीयरेंस, कैसा वो अपीयर करता है, या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारी, जैसे हमारा हो गया ये हाथ, तो ये कैसा अपीयर कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। जो हमारा वर्ड एनाटॉमी है उसको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली हम लोग यूज्ड इन स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे जो हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन का अगर हम डाइसेक्शन करते हैं उनके बाद उनकी स्टडीज़ को करते हैं, उस बेसिक से प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। You will learn the morphology and anatomy of frog representative chordates। मतलब जो हमारे आप देखो फ्रॉग के कुछ कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, अब ये कुछ नोट करते चलो, ठीक है। फ्रॉग हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस इट विद आ कंप्लीट फेथ। चलो अब देखो सबसे पहली इसमें लाइन लिखी हुई है क्या, सबसे पहले एक अच्छी सी हेडिंग डाल लेते हैं हमारा फ्रॉगा देव सॉरी फ्रॉग। अब फ्रॉग की स्पेशलिटी लिखते हैं। देखो फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। जो हमारा फ्रॉग होता है वो कहाँ कहाँ लिव कर सकता है, लैंड पे भी और फ्रेश वाटर में भी। फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू द क्लास एम्फीबियन। इसकी जो क्लास होती है अब यहाँ से आप नोट कर सकते हो क्लास। फ्रॉग हमारा कौन से क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबियंस में, सॉरी एम्फीबियन। फ्रॉग हमारा एम्फीबियन और इसका फाइलम क्या होता है, फ्रॉग का जो हमारा फाइलम है, फ्रॉग का फाइलम कॉर्डेटा। फिर इन द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मोस्टली सीन है, मोस्टली सीन स्पीशीज जो हमारे पास है वो है राणा TIGRINA, राणा टिग्रीना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन 1 PYQ फ्रॉम नीट का ये एक PYQ है कि हमारा जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग होता है वो कौन सा होता है, तो बेसिकली वो राणा टिग्रीना होता है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके पास कोई कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब इनका जो आप देखोगे ना ये हाइबरनेशन या फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर्स के टाइम पे, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे हमारा स्टेबल बॉडी टेम्परेचर है 37 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, तो ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है तो उनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें
कि इनका जो कांस्टेंट, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसी वजह से इनको हम लोग पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। आई गेस इसमें दिया होना चाहिए, यस। Their body temperature varies with the temperature of environment. Such animals are called cold-blooded और poikilotherms. ये हमारे क्या होते हैं, cold-blooded होते हैं। क्या होते हैं, cold-blooded या फिर poikilotherms। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स होते हैं हमारे, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर पोइकिलोथर्म्स हमारे होते हैं हमारे फ्रॉग्स। चलो आगे प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन कलर ऑफ फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास और इन लैंड। देखो, अगर आपने कभी फ्रॉग को नोटिस किया हो तो जो आपका फ्रॉग होता है, वेट लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका जो फ्रॉग होता है कुछ ऐसा सा होता है। रुको, मैं अपना सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। डोंट लाफ एट ऑल, ठीक है। ये हमारा फ्रॉग है। अब इस फ्रॉग को देख के हम स्टडीज़ करेंगे अपनी फर्दर। सॉरी ये हमारा होता है एक फ्रॉग, एक है हमारा ये फ्रॉग। देखो, अब जो ये इसका पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। फिर ये हमारे पास है इसकी आईज, ये है हमारे पास इसके 4 लिम्स मतलब आगे के लिम्स, और ये है हमारे पास इसके हाइंड लिम्स। ठीक है, और ये जो इसका बैक एरिया है इसमें आई गेस विजिबल नहीं है, तो ये आपका देखो इसका ये बेसिकली ये आपका सामने से मैंने इसका वो पिक्चर बनाया है। जो आपका इसका बैक एरिया, इसका ट्रंकल पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रंक। ठीक है, अब इस फ्रॉग के फ़ोटो को हम हमेशा के लिए यहाँ पे स्टेबल करके रख लेते हैं। ठीक है, रिसाइज़ करते हैं इसको, यहीं पे रख लेते हैं, बाद में हमारे लिए काम आएगा ये। ठीक है, अब ये कुछ हमारे कैरेक्टर्स हो गए। फिर देखो हमने क्या कहा, फ्रॉग क्या करता है, एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमोफ्लेज। इसमें क्या करता है वो, चेंज इट्स बॉडी कलर। वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेता है, क्यों, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स। जो उसके प्रेडेटर्स, जो उसके दुश्मन होते हैं, उनसे बचने के लिए वो एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको केमोफ्लेज बोलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। ये जो प्रोसेस कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मिमिक कर रहा होता है उस प्रोसेस को हम लोग मिमिक्री बोलते हैं। फिर you may also know that frog are not seen during peak summer and peak winter। जब पीक समर होता है, पीक समर और पीक विंटर होता है ना, तो हमारे फ्रॉग ना जैसे गुम से हो जाते हैं। तो पीक समर के टाइम पे क्या होता है, पीक समर के टाइम पे वो लोग समर स्लीप लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिविएशन। एस्टिविएशन। और पीक विंटर के टाइम पे वो लोग चले जाते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है वो वाला नहीं समझ रहा, जो कि आप सबको बोलते हो। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, एस्टिविएशन का मतलब होता है समर स्लीप। कई बार इससे भी क्वेश्चन मतलब आया है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फिर आया हमारा टॉपिक विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। ये हमारे हो गए जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रॉग, इनको भी हम एज अ नोट्स यहाँ पे साइड कर लेते हैं। ठीक है,
जितने भी हमारे नोट्स रहेंगे आगे चल के बेनिफिट ही करेंगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। अब जो हमारा फ्रॉग होता है उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से जो उसके बेसिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो ही हमें देखने हैं। जैसे कि हम बात करें तो इसके पास एक आई होती है, आईज मतलब एक आई नहीं, मतलब आईज होती हैं इसके पास ट्रंक होता है, इसका बैक साइड में हेड होता है इसके पास हाइंड लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, ईयर पिन्ना होता है इसके पास, और बाकी कई सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो मॉर्फोलॉजी में आप लोग लिखो मत समझो। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? कभी आपने फ्रॉग की जो स्किन होती है उसको कभी आपने टच किया है? अरे ये क्या हो रहा है, मेरा फ्रॉग कलर में आ रहा है, ठीक है। कभी आपने अपने फ्रॉग मतलब नहीं, मतलब किसी भी फ्रॉग को आपने कभी टच किया है? जैसे कभी बचपन में आपके ऊपर कूद गया हो तो कभी आपने फील किया वो कैसा दिखता है? तो द स्किन इज स्मूथ। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ओह शिट, सॉरी माय बैड। स्किन उसकी कैसी होती है? स्मूथ एंड स्लिपरी होती है, मतलब चिपचिपी सी स्किन होती है। डू यू have ever touched the frog? Yes, I have touched, and the skin is smooth and slippery. किसकी वजह से ये सब हो रहा होता है? क्योंकि उसके बॉडी पे जो होता है ना म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का मतलब क्या होता है? चिपचिपा सा सब्सटेंस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो उसकी स्किन होती है हमेशा उसको मॉइस्ट कंडीशन की नीड होती है। अब इसका रीज़न बहुत अच्छा रीज़न है जो कि अभी हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद अ डार्क इरेग्युलर स्पॉट। जो डॉर्सल साइड मतलब जो ये डॉर्सल साइड है इसकी, ये पीछे की साइड, जैसे अगर हम फ्रॉग को ऐसे बनाएं तो ये जो हमारा फ्रॉग होगा, जो इसके लेग्स होंगे, ऐसा सा कुछ इसका लेग होगा, ठीक है, ऐसा सा इसको कुछ लेग होगा, यहाँ पे इसका माउथ होगा, ऐसा जो हमारा फ्रॉग होगा यहाँ पे इसके लेग्स होंगे। अब ये जो साइड है इसका, ये जो साइड है यहाँ पे कई सारे आपको पैचेस दिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड। इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। तो जो डॉर्सल साइड होता है बॉडी का वो जनरली ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स, ये जो आपके स्पॉट्स दिख रहे हैं वो इरेग्युलर अलग से एमेबॉइडल स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज़ यूनिफॉर्मली येलोविश, पेल येलो। तो जो आपका ये क्या बोलते हैं, वेंट्रल पोर्शन पे जो आपकी स्किन है वो बहुत मतलब सिंपल येलोविश कलर की, लाइट येलोविश कलर की होती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपका ये देखो, ये जो आपका मॉइस्ट स्किन था, मान लो ये मॉइस्चर, यहाँ पे म्यूकस है, तो म्यूकस क्यों होता है ये अब हम समझने वाले हैं। जो आपका फ्रॉग होता है ना, वो क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इसी म्यूकस की हेल्प से अपने अंदर वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है उसके स्किन की हेल्प से वो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या बता रहे हैं, इपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनकी वजह से डिसोशिएशन हो जाता है। यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होता है वो अंदर क्या करता है, नाउ आई नोन द करेक्ट वर्ड, डिफ्यूज़ कर जाता है इनसाइड द बॉडी। अब फिर क्या होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से उसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है। सेम फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, H2O नेवर ड्रिंक्ड बाय फ्रॉग। वो अपने स्किन की हेल्प से, जो उसके ऊपर मॉइस्चर है उसकी हेल्प से आपका H2O वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक,
जो बॉडी ऑफ फ्रॉग होती है वो हेड और ट्रंक, ये हेड का पोर्शन, नीचे का पोर्शन ट्रंक का। फिर से समझो, ये हेड का पोर्शन, सॉरी, ये हेड का पोर्शन और ये नीचे का पोर्शन ट्रंक का पोर्शन। तो ये दो पोर्शंस हमारे होते हैं। फ्रॉग हमारा क्या करता है, फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट क्यों होती है? मॉइस्ट इसलिए होती है ताकि ईजिली जो एयर और वाटर है वो डिफ्यूज़ कर जाए थ्रू द हेल्प ऑफ स्किन, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्किन। आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो बेसिकली हमारी आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है the skin is smooth, yes, the body is divisible into head and trunk, the neck and tail are absent। जो neck होती है फ्रॉग में, गर्दन और टेल यानी कि पूंछ, वो एब्सेंट होती है। above the mouth a pair of nostril is present। जो माउथ के ऊपर है ना, माउथ के ऊपर आपको पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स मतलब दो होल्स दिखेंगे, नॉस्ट्रिल के होल्स दिखेंगे, वो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हमारे होते हैं। आई आर बल्ज्ड, जो इसकी आंखें होती हैं। अगर आप फ्रॉग का फेस बनाओ ना, ऐसा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो फ्रॉग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बनेगा, जो उसकी आंखें होती हैं ना, बल्ज्ड होती हैं, मतलब उभरी हुई होती हैं बाहर की साइड। एंड eyes are bulged and covered by a membrane called as nictitating membrane। मान लो ये bulged आई है, अब पानी में जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोजोन्स या फिर बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनसे प्रिवेंशन के लिए इसकी आँख पे एक पट्टी होती है। पट्टी इन द सेंस उसके प्रिवेंशन के लिए, मान लो ये उसकी आई है तो उसको प्रिवेंशन के लिए कुछ पट्टियाँ होती हैं, we should call them nictitating membrane। ये हमारी होती है nictitating membrane। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पे। बेसिकली मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी एक्सटर्नली किसी चीज़ की स्टडी करने को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रॉग की अगर हम एक्सटर्नली स्टडी करें तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्किन होती है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है। मतलब अगर ये फ्रॉग की स्किन का सरफेस है तो इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है, ये हमारी म्यूकस की लेयर होती है जो कि हमारी स्मूथ और स्लिपरी होती है। ठीक है, मतलब अगर आप उसको टच करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्मूथ स्लिपरी सा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है। फिर ऑन ईदर साइड ऑफ आइज़, जो आइज़ के जो दोनों साइड्स होती हैं वो टिम्पेनम, उनके साइड में क्या होता है, टिम्पेनम होता है। यहाँ पे जो आई के साइड में जो एरिया है वहाँ पे टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। बेसिकली टिम्पेनम का काम क्या होता है, रिसीव साउंड, जो साउंड की जो हमारी साउंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिसीव करना, साउंड को एज अ हियर करना है हमारा जो काम होता है टिम्पेनम का। फिर हम बात करें जो 4 लिम्स होती हैं फ्रॉग के अंदर, वो वेब्ड होती हैं। वेब्ड मतलब अगर ऐसे लिम्स हैं उसकी 4 लिम्स जो हैं ये आपस में से वेब्ड होती हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। सेम ये हमारी हाइंड लिम्ब में भी होता है। और जो 4 लिम्स होती हैं वो वेब्ड क्यों होती हैं, कॉप्यूलेशन के टाइम में वो स्टिक करने के लिए फीमेल की बॉडी पे वो वेब्ड होती हैं। हाइंड लिम्ब जो हमारा होता है वो हेल्प करता है स्विमिंग और बरोइंग और लीपिंग में। स्विमिंग मतलब तैरने में, बरोइंग मतलब गड्ढा खनने में जब वो हाइबरनेशन और एस्टिविएशन में जाते हैं, और लीपिंग मतलब छलांग लगाने में एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक नोट डाल के हमें एक पॉइंट लिख लेना है, हाइंड लिम्स ऑफ फ्रॉग आर वेरी मस्क्यूलर। जो हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग होती है, मतलब ये वाला जो हाइंड लिम्ब होता है ये बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होता है, बहुत ज़्यादा मसल से मिलके बना होता है। ये जो हमारा हाइंड लिम्ब है ये मसल से मिलके बना होता है फ्रॉग के केस में। तो सो इट इज़ टेकन एज फूड इन मैनी कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ में इसको एज अ फूड सोर्स भी यूज़ करते हैं। अब फ्रॉग जो होता है हमारा वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब हम लोग
मॉर्फोलॉजी कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग मेल और फीमेल फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल फ्रॉग के अंदर वोकल सैक प्रेजेंट नहीं होता है। वोकल सैक क्या है, जो वो टर टर की आवाज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन, वो जो आवाज़ करते हैं स्पेशल, वो मेल फ्रॉग करते हैं। यहाँ पे कॉप्यूलेटरी पैड नहीं होता है। वोकल सैक, हमारे मेल फ्रॉग में वोकल सैक प्रेजेंट होता है, कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। मतलब क्या, जो आपका ऐसा लिम्स है, लिम्स के अंदर ऐसे ऐसे वेब्ड पार्ट होता है और वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि किस पे स्टिक करने में, एज अ वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प करता है फीमेल की बॉडी पे। आगे बढ़ते हैं तो हम एनाटमी ऑफ फ्रॉग। एनाटमी क्या होता है, किसी भी चीज़ की इंटरनल स्टडी। हमने कल बात किया था, किसी भी चीज़ की इंटरनल स्टडी को हम लोग कहते हैं एनाटमी। अब बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग इज़ मेड बाय, अब जो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग होती है वो मेड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर से जान लेते हैं। फ्रॉग के अंदर डाइजेशन करवाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड करवाता है, एनर्जी का लिबरेशन करवाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन करवाता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स करवाता है जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये डायग्राम एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। जो ये हमारा ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है, ये हमारा हार्ट। फिर हार्ट के नीचे से लाइनिंग होती है, ये हमारा होता है लिवर की लाइनिंग। फिर हमारा लिवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर आ जाता है, ये पार्ट हमारा गॉल ब्लैडर है। ओके, सो ये पार्ट हमारा गॉल ब्लैडर है। फिर आया ये हमारे पास फैट बॉडी, जो हमारा किडनी है। किडनी के ऊपर कुछ फैट बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए होती हैं। फिर हमारे ये स्टमक हो गया, ये ईसोफेगस लीड्स इन स्टमक एंड स्टमक लीड्स इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में खुलती है, इंटेस्टाइन से फिर वो फूड रेक्टम में जाता है। ठीक है, रेक्टम में जाता है ये वाले पोर्शन में, फिर क्लोएका में जाता है, फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर आ जाता है। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है हमारा यूरेटर, जो कि हमारा इस केस में यूरिन के साथ साथ हमारा स्पर्म भी कैरी कर रहा होता है। फिर ये हमारे किडनी, और एज वी हैव सीन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप डायग्राम बना सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सा डायग्राम है ये। फिर हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव सिस्टम में, जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसका कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। एलिमेंट्री देखो, ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और हमारा क्लोएका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनको भी, जैसे कि पैनक्रियाज, लीवर, जो उनके जूसेस होते हैं उनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हम कंसिस्ट करते हैं। फिर फूड पाथ कैसे है, सबसे पहले ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन थे, इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका में। देखो आप यहाँ से ऑर्डर देख सकते हो, सबसे पहले ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, एक सेकेंड, ईसोफेगस में सबसे पहले, फिर ईसोफेगस से स्टमक में, वेट अ व्हाइल, सबसे पहला फूड हमारा ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से फिर हमारा स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर हमारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका में, क्लोएका के थ्रू क्लोएकल अपर्चर से बाहर चला जाएगा। फिर लिवर सिक्रीट्स बाइल, जो हमारा लिवर होता है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल। पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो हमारा लिवर का बाइल और पैनक्रियाटिक जूस होता है किस में हेल्प करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अकर्स इन इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, इंटेस्टाइन में, थ्रू विलाई एंड माइक्रोविलाई। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, विलाई और माइक्रोविलाई। विलाई क्या होता है, इंटेस्टाइन, देखो आप डिफरेंस समझो, इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं विलाई। इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं विलाई। अगर आप एक विलाई को जूम करके बनाओ तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है विलाई का, इसके सरफेस पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं।
तो जो हमारे ये स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, और ये जो हमारा बड़ा स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। तो हमारा जो माइक्रोविलाई होता है इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, विलाई के ऊपर। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, जिससे रेस्पायर करता है फ्रॉग। अब फ्रॉग रेस्पायर्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग पानी में भी और लैंड पे भी वो क्या करता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। इन वाटर के केस में क्या होता है, फ्रॉग रेस्पायर्स रेस्पिरेशन अकर थ्रू स्किन। जो फ्रॉग की स्किन होती है, मैंने क्या बताया, वहाँ पे कुछ म्यूकस जैसा चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली स्किन के अंदर हो पाती है। और वाटर के अंदर कभी भी फ्रॉग पानी नहीं, यहाँ तक कि अपनी पूरी लाइफ में फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, वो अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन लैंड रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग। लैंड पे रेस्पिरेशन जो हमारा होता है लंग्स के थ्रू होता है, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कि जो हमारा फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू वाटर के अंदर रेस्पायर कर रहा होता है, उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आई हमारी बात सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग हैज़ वेल डेवलप्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब प्रॉपर वहाँ पे कहीं भी लीकेज कहीं भी नहीं होता। जैसे हमारा एक सिस्टम है, यहाँ से ब्लड गया, ब्लड वापस यहाँ से आएगा वापस, तो ऐसा जब क्लोज्ड जो हमारा सिस्टम होता है इसी को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे फ्रॉग के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट इज़ मस्क्यूलर। जो हमारा हार्ट होता है वो मस्क्यूलर मसल से बनता है। कौन सी मसल से, कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। एंड कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। और किससे कवर होता है, पेरिकार्डियम। जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो किससे कवर होती हैं, पेरिकार्डियम से। फिर फ्रॉग हैज़ 3 चैम्बर्स। फ्रॉग के पास 3 चैम्बर होती हैं। कौन कौन सी, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। इस डायग्राम को हम लोग ज़रा सा बना के समझते हैं कि फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, फ्रॉग का जो हार्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वेट भाई, फ्रॉग का जो हार्ट है वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चैम्बर्स होते हैं और वेंट्रिकल 1 होता है। ये हमारे 2 आर्ट्रियम हो गए लेफ़्ट और राइट, और ये हमारा 1 वेंट्रिकल हो गया। तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा सा होता है। फ्रॉग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगर तो ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा। जो फ्रॉग का ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है और आरबीसी होती है। कई बार क्वेश्चन आया आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमंस के केस में आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी भी फाउंड होता है वहाँ पे, और कई सारे प्लेटलेट्स भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है, यूरेटर आता है, क्लोएका आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। अब इसको ज़रा हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पे किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी आता है। फिर हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर हमारा आता है, यूरेटर आता है और क्लोएका आता है। क्लोएका एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ से रिप्रोडक्टिव एज वेल एज जो हमारा जेनाइटल प्रोडक्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जेनाइटल और हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे एक ही पैसेज से बाहर आते हैं। फिर आया हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन। जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, समझो आप, ठीक है। ऐसा सा कुछ नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ऐसा सा कुछ नेफ्रॉन होता है। ये हमारे पास यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाउमन्स कैप्सूल, और ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले हो गया। तो हमारा जो फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है, नेफ्रॉन है, बेसिक सा समझते चलो आप। तो फंक्शनल यूनिट क्या है हमारा, नेफ्रॉन। अब यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू क्लोएका। जो हमारा यूरेटर होता है वो कहाँ से वो यूरिन कहाँ से कैरी करता है, किडनी से लेके क्लोएका तक। डायग्राम से ही समझते हैं चलो। जो हमारा यूरेटर है, यूरेटर, ये हमारा यूरेटर जो है वो क्या करता है, किडनी से
कहाँ पे ले जाता है, क्लोएका के अंदर ले जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं फ्रॉग की, तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मिलके बना होता है। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम। जो हमारा फ्रॉग का ब्रेन होता है वो किससे कवर होता है, क्रेनियम नाम के एक बॉक्स के अंदर कवर होता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन। ब्रेन जो हमारा होता है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिलने से बनता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो हमारा ब्रेन का एक सेक्शन है, कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से तक कंटिन्यू करता है थ्रू फोरेनम मैग्नम, फोरेनम मैग्नम की हेल्प से, फोरेनम मैग्नम के साथ। आगे बढ़ते हैं हम। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन की बात करें, वेट अ व्हाइल, सेंस ऑर्गन। फ्रॉग कैन सेंस टच। फ्रॉग को अगर आप टच करोगे तो वो सेंस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, स्मेल कर सकता है, वो देख सकता है, सुन सकता है। ये सारे सेंस ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइज़ आर स्फेरिकल, जो इसकी आइज़ होती है स्फेरिकल होती है। एंड प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल, जो स्कल की ऑर्बिट होती है, मतलब ये अगर आपका स्कल है इसकी ऑर्बिट में जो आई होगी वो प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट, जो बाहर से कान दिखते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसकी जगह पे क्या होता है, टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम जो एक छोटा सा होल होता है जिसकी वजह से फ्रॉग हमारा कोई भी नॉइज सुन पाता है। टिम्पेनम हेल्प्स इन हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग, जो हमारा टिम्पेनम होता है वो किस में हेल्प करता है, अभी हमने देखा ना टिम्पेनम हेल्प करता है हमारे हियरिंग में। वेट अ व्हाइल, हियरिंग में, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फ्रॉग के केस में हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो किया, अब कैसे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि मेल फ्रॉग के पास अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो हमारे पास उसके पास मतलब फ्रॉग के पास होती है वेब्ड, उसके फोरलिम्स में वेब्स होते हैं, कॉप्यूलेटरी पैड होता है और बाकी वोकल सैक प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी देखना है। तो मेल फ्रॉग हैज़ पेयर ऑफ येलोविश टेस्टिस, उसके पास एक पेयर ऑफ येलोविश टेस्टिस यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं। अटैच टू किडनी, किससे अटैच होते हैं, किडनी से। देखो यहाँ पे आप, जो आपका टेस्टिस है वो किससे अटैच है, किडनी से। वासा एफ्रेंशिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस एंड एंटर किडनी। जो वासा एफ्रेंशिया होती है हमारी वो कहाँ से अराइज करती हैं, टेस्टिस से, और किस में एंटर करती हैं, किडनी में। आगे बात करें, यूरेटर एक्ट्स एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जो यूरेटर होता है यहाँ पे, यूरेटर वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह, यूरिनो मतलब यूरिन भी कैरी करता है, जेनाइटल यानी कि स्पर्म भी कैरी करता है। क्लोएका इज़ कॉमन चैम्बर। जो हमारा क्लोएका होता है वो एक कॉमन चैम्बर है फॉर यूरिन। यहाँ पे यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आता है और फीकल मैटर भी आता है थ्रू हमारे एलिमेंट्री कनाल। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का कैसा होता है, जहाँ पे येलोविश पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि किडनी से अटैच होती हैं, फैट बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। फैट बॉडीज़ का क्या काम होता है, फ्रॉग अगर कहीं से गिरे और उसको चोट लगे तो उसके टेस्टिस को कोई हार्म ना हो, फैट बॉडीज़ उसको प्रिवेंट करती हैं, शॉक अब्जॉर्ब करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल फ्रॉग हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज नियर किडनी। फीमेल फ्रॉग के पास एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जो कि कहाँ पे होती हैं, किडनी के पास होती हैं। ये हमारी ओवरी हो गई। ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। जो हमारा ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट ओपन करता है अलग अलग जगह से क्लोएका में, एक जगह जुड़ के नहीं आता है, वो अलग अलग जगह से वो क्या होता है, क्लोएका के अंदर मिक्स होता है, मतलब जाता है। फीमेल इज अबाउट 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। अ सिंगल टाइम में फीमेल फ्रॉग कितने एग्स ले करती है, 2500 to 3000 ऑफ एग्स ले करती है एट मेच्योरिटी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनली बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ क्लोएका से जब एग्स बाहर आते हैं और यहाँ से स्पर्म एंटर करता है तो यहाँ से
स्पर्म यहाँ पे जब फ्यूज करता है ओवा से तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के आउटसाइड ये फर्टिलाइजेशन हो रहे थे। डेवलपमेंट इंक्लूड टेडपोल स्टेज, जो डेवलपमेंट होती है यहाँ से जब वो डेवलप करता है एग आगे चल के जो डेवलप करता है वो किस स्टेज में आता है, सबसे पहले टेडपोल, फिर हमारा यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर हमारा वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपने आई गेस ये अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है। फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो बेसिकली जो हमारा फ्रॉग होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ईट करता है, जिससे कि फार्मर को काफ़ी अच्छी उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी ग्रो करती हैं। एंड प्रोटेक्ट क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट्स को खा के। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अब ये इंसेक्ट्स को खा रहा है तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर फूड चेन एंड फूड वेब, जो हमारा फूड चेन होता है जो आपने क्लास 10th के आपने आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, तो जो आपका फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, उसमें भी फ्रॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब आपने देखा होगा फ्रॉग को या तो ईगल खाता है या तो स्नेक खाता है, तो एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस है। और फ्रॉग बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा के हमारे इन्वायरमेंट को इंसेक्ट की पॉपुलेशन से बचाता है। लेग्स आर यूज एज फूड सोर्स इन सम कंट्रीज, जो हमारे लेग्स होते हैं वो एज अ फूड सोर्स यूज़ होते हैं कुछ कंट्रीज़ में। यही था हमारा आज का बेसिक सा टॉपिक, और हमने ये सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। अगर आपको अभी भी लगता है आपके पास कोई भी डाउट है इन सब से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो एनसीईआरटी की ऊपर की लाइंस थी हमने उसको ज़्यादा डिटेलिंग उसकी नहीं की है, उसको हमने एज ए यहाँ पे रफिंग करके हमने उसको सॉल्व किया था, मतलब समझा था बेसिक सा। अब देखो अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। एनसीईआरटी आप एक बार हल्का सा रीड कर लेना। फिर आपका टॉपिक आएगा फ्रॉग का ऊपर से जो स्टडी, फिर आएगा मॉर्फोलॉजिकल लुक्स ऑफ फ्रॉग, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फिर आएगा आपके पास एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, मतलब इंटरनल स्टडी ऑफ फ्रॉग। ये डायग्राम आप ज़रूर बना लेना। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आप लिख सकते हो, फूड पाथ लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ये सब लिख सकते हो कि वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लिख सकते हो क्लोज सर्कुलेशन है उसका, कवर्ड करती है उसका हार्ट पेरिकार्डियम से। उसके पास 3 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल होता है। ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसके पास किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। फिर यूरेटर उसका कैरी करता है यूरिन किडनी से लेके क्लोएका तक। नर्वस सिस्टम की अगर बात करो तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंक्लोज करता है क्रेनियम के अंदर और 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, फोन ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड तक थ्रू फोरेनम मैग्नम। फिर अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन की तो फ्रॉग कैन सेंस टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग, ये सारे हमारा फ्रॉग सेंस कर सकता है। फिर टिम्पेनम की अगर आप बात करो तो ये हियरिंग में हेल्प करता है। और स्पेरिफिकल एक आई उसकी जो होती है वो स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट होती है ऑर्बिट ऑफ स्कल में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक पेयर ऑफ येलोविश टेस्टिस होता है जो कि अटैच होता है किडनी से, और वासा एफ्रेंशिया होती है जो कि अराइज करती है टेस्टिस से और एंटर करती है किडनी में। यूरेटर हमारे यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है जो कि मेल फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे यूरिन के साथ साथ जेनाइटल यानी कि स्पर्म भी कैरी कर रहा होता है। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है जहाँ से यूरिन, स्पर्म और फीकल मैटर भी हमारा सेम पाथ से निकल रहा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल फ्रॉग हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल फ्रॉग के पास पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन टू क्लोएका, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे क्लोएका में एंटर करते हैं। एक टाइम पे फीमेल फ्रॉग 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम ले कर सकती है। फर्टिलाइजेशन उसका एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट उसका टेडपोल स्टेज इंक्लूड करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो हमारे इंसेक्ट्स को खाता है जिससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होती है, और मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, और इम्पॉर्टेंट होता है फूड चेन के लिए और फूड वेब के लिए भी। लेग्स इसके कई कंट्री में फूड एज अ फूड सोर्स भी यूज़ होते हैं। हमने इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कवर कर रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, यू कैन लाइक, शेयर एंड subscribe the channel for this better type of videos.
इसी के साथ हम अपनी बायो के साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी हम ऐसे ही पार्ट्स में कवर करेंगे. सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. May you will score very good marks in your NEET as well as in your boards. Bye bye. Have a nice day.